इस कार्यक्रम को देख रहे दिल्ली पुलिस को सम्मान दिलाने वाले सभी जवानों को मैं मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मैं दिल्ली पुलिस के 73वें स्थापना दिन की परेड में आया था फरवरी 2020 में, और उस वक्त वैसे ही मैंने तो कहा था, कोई मैं ज्योतिषी नहीं हूं, कि समाज के हर दिक्कत की घड़ी में, हर मुश्किल की घड़ी में पुलिस ने समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। और आज लगभग 1 साल होने को आया है। पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोरोना काल में दिल्ली पुलिस ने यह बात को बिल्कुल चरितार्थ कर जनता का विश्वास जीत कर दिखाया। देश के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल का एक वाक्य हम सब के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहना चाहिए। किसी भी कारणवश उत्तेजना में आए बगैर नागरिकों को उपद्रवियों से सुरक्षित रखना पुलिस का परम कर्तव्य है। 2020 का साल पूरी दुनिया के लिए अनेक चुनौतियां लेकर आया, भारत के लिए भी लाया और दिल्ली के क्षेत्र के लिए भी लाया। मगर मुझे कहते हुए बहुत संतोष और गर्व दोनों हो रहा है कि चुनौतीपूर्ण वर्ष में दिल्ली पुलिस अपनी सभी परीक्षाएं जितनी भी ईश्वर ने भेजी, इसमें सर्वोत्तम गुण के साथ उत्तीर्ण होकर जनता के साथ खड़ी है। चाहे उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगे हो, चाहे लॉकडाउन हो, लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया हो, प्रवासी मजदूरों को अपने वतन में वापस जाने के लिए एक साथ सबने जो प्रयास किया, इसकी चुनौती खड़ी हुई, वो चुनौती हो, यह अभी किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन के साथ, आंदोलनकारियों के साथ चर्चा कर समन्वय स्थापित करना हो। ये हर चुनौती का सामना दिल्ली पुलिस ने बखूबी किया है। और मैं इसलिए पुलिस आयुक्त श्रीवास्तव के नेतृत्व में जो दिल्ली पुलिस के अंतिम कांस्टेबल तक की पूरी टीम को हृदय से बधाई और साधुवाद भी देना चाहता हूं। मित्रों, जब पुलिस की बात करते हैं तो आज तो सरकार के ढेर सारे अंग उपांगों में से एक गृह विभाग भी है, इसमें भी एक पुलिस है। मगर पौराणिक काल से जब से राज्यों की स्थापना हुई, इसका इतिहास जब हम देखते हैं तो अभी तो ढेर सारे मंत्रालय, ढेर सारे विभाग, ढेर सारे काम हमारी नजर के सामने है। वाटर सप्लाई भी होता है, सोशल वेलफेयर भी होता है, वित्त मंत्रालय भी होता है, महिला और बाल कल्याण विभाग भी होता है, आईटी भी होता है, ढेर सारे विभाग, अनगिनत क्षेत्रों में सरकार को काम करना पड़ता है। मगर जब पहली बार पृथ्वी पर राज्य के शासन की स्थापना हुई, उस वक्त एक ही विभाग था, वो कानून और व्यवस्था संभालने वाला विभाग था। तो एक दृष्टि से एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से सबसे पुराना अगर कोई विभाग है तो कानून और व्यवस्था संभालने वाले पुलिस का विभाग है। इसका नाम अलग अलग समय पे अलग अलग होता होगा, और इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन के जानकार लोग हैं वो मानते कि किसी भी क्षेत्र में सरकार ने अच्छा परफॉर्म करना है, चाहे जीडीपी की दर को हासिल करनी, औद्योगिक विकास को द्रुत गति देनी है, शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है,
महिलाओं को सुरक्षित करना है, बच्चों को सुरक्षित करना है, जंगलों को संभाल कर रखना है, अर्बन डेवलपमेंट और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में काम करना है, तो उसकी प्राथमिक जरूरियात है कि वो राज्य के अंदर कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो। जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं होती है, ये कुछ संभव नहीं। मैं बात आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे साथी काम के बोझ में दब जाते हैं, रोजमर्रा के काम के बोझ में, तब हम कितनी बड़े काम का हिस्सा है वो हमारे दिमाग में से निकल जाता है। कोई कांस्टेबल है, कोई पीआई है, पीएसआई है, कोई डीवाईएसपी है, एसपी है, डीआईजी है, उसको अपनी डीआईजी की भूमिका ही दिखाई पड़ती है। परंतु वास्तविकता यह है कि आप पूरे देश के विकास की एक पूरी यंत्रणा की रीढ़ की हड्डी हो, इसका एक हिस्सा हो, इसका सदैव स्मरण आपके मन के अंदर रहना चाहिए। और दिल्ली पुलिस को तो विशेष रूप से रहना चाहिए। हर एक कांस्टेबल का काम को अगर जोड़ते हैं तभी दिल्ली पुलिस का काम बनता है। आपके कार्यक्षेत्र के अंदर ही राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री निवास है, दुनिया भर के देशों की राजदूतालय है, एम्बेसियां हैं, ढेर सारे ऐतिहासिक स्मारक हैं, ढेर सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के हेडक्वार्टर्स यहां पर हैं, ढेर सारे साइंटिफिक इजाज करने वाले अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सारे इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर यहां पर है। और इस सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी, ये सबको अच्छे से संभालने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। और इसलिए दिल्ली पुलिस ने हमेशा सुधार की ओर नजर रखनी चाहिए। स्थगितता जीवन में कुछ नहीं देती है। सुधार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, आगे बढ़ने की भूख और अच्छा करने की भूख ही हमें आगे ले जाती है। कई बार इस प्रकार के कार्यक्रम में जिस प्रकार के प्रशंसा के फूल बांधे जाते हैं, इसके दो परिणाम होते हैं। एक तो उत्साह भी बढ़ता है, मगर उसके साथ स्थगितता भी आने का भय रहता है। तो मेरा काम है कि आपके दिमाग में से स्थगितता को निकालकर आगे और गतिशील होकर सभी लक्ष्यों को अचीव करे। और एक परिपूर्ण पुलिसिंग की व्याख्या अगर किसी को दुनिया भर में देखनी है तो दिल्ली पुलिस में आकर देखे, ऐसी पुलिस की रचना करनी चाहिए। और ये तभी हो सकता है कि पुलिस आयुक्त से लेकर अंतिम कांस्टेबल तक सभी लोग एक टीम के साथ काम करें, सभी अहर्निश आगे क्या अच्छा हो सकता है इसका चिंतन करें, सभी लोग नई चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे इसके बारे में अहर्निश सोचते रहे, तभी होंगे। मित्रों, कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार का काम दिल्ली पुलिस ने किया है, मैं शायद गृह मंत्री न होता, एक नागरिक भी होता, तो भी आपका मन से इतना ही सम्मान करता। और आज क्योंकि मैं गृह मंत्री हूं, बहुत गौरव के साथ आपको सम्मानित करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम। इतने बड़े चुनौती के काल में लगभग 7,667 8,000 के आसपास हमारे कर्मचारी खुद कोरोना ग्रसित हो गए। 30 पुलिसकर्मी हमारे बीच में नहीं रहे, फिर भी कहीं पर ड्यूटी के अंदर कहीं होता ही नहीं। लॉकडाउन के पालन के लिए दिल्ली पुलिस ड्रोन उड़ाती नजर आती है, किसी वृद्ध को घर पे दवा देती नजर आती है, किसी भूखे मजदूर को लाइन में खाना देते हुए नजर आती, किसी गर्भवती माता को अस्पताल तक पहुंचाते हुए नजर आती है, किसी कोरोना के पीड़ित मरीज को जिसके घर वाले भी शायद उसके साथ न जाए, वहां दिल्ली पुलिस का जवान इसके साथ जाकर इसके जीवन बचाने में बहुत मददरूप हुआ है। ये दिल्ली पुलिस का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, ये प्रकरण स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होगा, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, इसी प्रकार से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने चालू किया है। चुनौती तो हमारी तब समाप्त होती है जब कोरोना पर संपूर्ण विजय मानव जात प्राप्त कर ले, और ये संपूर्ण विजय का प्रमुख रास्ता है ये वैक्सीनेशन को, ये टीकाकरण को सफलतापूर्वक हमें पार करना। और जब तक जिसको जरूर है ऐसे एक एक व्यक्ति का टीका नहीं लग जाता, हम चैन से नहीं बैठ सकते। दिल्ली पुलिस के सामने ढेर सारी चुनौतियां भी हैं, मगर चुनौतियों को हम सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से, परंपरागत तरीके से इसका सामना नहीं कर सकते। चुनौतियों का सामना करने के लिए चुनौती को समझना पड़ेगा और अपने आप में, अपनी व्यवस्था में, अपने काम में और अपने संसाधनों में बदलाव भी लाना पड़ेगा, तभी जाकर चुनौतियों का हम सामना कर सकते हैं। आज मुझे बहुत आनंद है कि कुछ एमओयू मेरे सामने हुए हैं। इसमें मेन तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और दिल्ली पुलिस के बीच में एमओयू हुआ है। मित्रों, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना ये प्रधानमंत्री जी का एक बहुत महत्वाकांक्षी स्वप्न है। मैं जब गुजरात में गृह मंत्री था तब प्रधानमंत्री जी वहां मुख्यमंत्री थे, और उसी वक्त गुजरात में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। अपने आप में विश्व में सबसे पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना गुजरात के अंदर करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था जब वो मुख्यमंत्री थे। और इसके पीछे उद्देश्य क्या था? उसके पीछे उद्देश्य था कि हमारी जांच का फॉरेंसिक साइंस अभिन्न हिस्सा बन जाए। क्राइम कंट्रोल सिर्फ क्रिमिनल को पकड़ने से नहीं होता है। जब तक उसको सजा नहीं कराते, और विशेषकर आदती क्रिमिनल्स जो हैं, बार बार क्राइम करने की जिनको आदत है, जघन्य अपराध करते हैं, इसकी भी आदत पड़ी है, और पूरे समाज को, सोसाइटी को भय आक्रांतिक करते हैं, उनको जब तक सजा नहीं दिलाते हैं तब तक एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हमारी ठीक नहीं होती, क्राइम कंट्रोल नहीं होता। एक व्यक्ति को सजा देने से अनेक व्यक्ति को वो रास्ते पे जाते हुए आप रोक सकते हो, परंतु हमारा सजा का प्रतिशत बहुत कम था। इसका कारण क्या? कि हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं थे, मानव बल का अभाव था। अब मानव बल कम है तो उसके रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। इसका सबसे अच्छा रास्ता है कोर्ट के समक्ष वैज्ञानिक साइंटिफिक एविडेंस को हम कोर्ट के समक्ष रखें, तब न्यायालय भी बाध्य हो जाता है और क्रिमिनल के लिए भी कोई चारा नहीं बचता है। और अगर इसको पूरे देश के अंदर आगे बढ़ाना है तो फॉरेंसिक साइंस ऑफिसर्स की जरूरत पड़ेगी, मगर दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसे कोई विशिष्ट कोर्स की रचना कभी की ही नहीं गई। कोई केमिस्ट्री का स्नातक का स्टूडेंट केमिस्ट्री के फॉरेंसिक साइंस विंग में काम करता था, फिजिक्स का स्टूडेंट फिजिक्स में करता था, साइकोलॉजी के स्टूडेंट साइकोलॉजी में करते थे, मगर एक फॉरेंसिक साइंस की दृष्टि से उनको पढ़ाने का कोई व्यवस्था, कोई कोर्स और कोई इसके सर्टिफिकेशन की व्यवस्था नहीं थी। मोदी जी ने ये यूनिवर्सिटी बनाकर आज इसको पूरा किया है, और अब ये फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी बनी है। कई राज्य के मुख्यमंत्रियों से मेरी बात हुई, सभी लोग इसके एफिलेटेड कॉलेज अपने अपने राज्य में खोलना चाहते हैं। कई लोग फॉरेंसिक साइंस के अलग अलग क्षेत्रों को अपने यहां सेंटर एक्सेलेंस का सेंटर बनाना चाहते हैं। इससे देश भर के अंदर एक प्रशिक्षित मानव बल फॉरेंसिक साइंस सेंटर के, फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र का हमें उपलब्ध होगा, और तभी जाकर हम सभी जघन्य अपराधों के अंदर फॉरेंसिक साइंस एविडेंस को कानूनन कंपलसरी कर सकते हैं, क्योंकि पहले मानव बल बनाना पड़ेगा। और आज मुझे बहुत आनंद है कि दिल्ली पुलिस ने एनएफएसयू के साथ
लगभग 119 फॉरेंसिक सहायक व वरिष्ठ फॉरेंसिक सहायक को दिल्ली पुलिस में शामिल करने का जो निर्णय किया है, इससे इसकी गति बढ़ेगी और जांच पड़ताल भी अच्छी होगी और सजा कराने का हमारा दर भी बढ़ा पाएंगे। इसी प्रकार से दिल्ली पुलिस और दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच में एक समझौता करार हुआ है। सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी इन पुलिसिंग की स्थापना इंद्रप्रस्थ संस्था में की जाएगी और उसका मुख्य उद्देश्य पुलिसिंग में आईटी का उपयोग कर पुलिस की पारदर्शी पद्धति को, पुलिस की कार्यवाही। चलिए सब तो ठीक है, लेकिन आज ब्रिस्बेन